ओके, अब देखने वाले हैं रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस विच ऑकर्स इन द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। अब रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ठीक है, वो फर्स्ट स्पेस थी इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरेंस। तो किसके बीच में? बकोफेरेंजियल फेशिया और उसके बाद एलर फेशिया, बिटवीन द बकोफेरेंजियल एंड एलर फेशिया। अब वहाँ पे अगर एब्सेस हुआ तो उसको कहते हैं अक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। उसकी ईटियोलॉजी क्या होगी वो देखते हैं। तो इट इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन विच एज इज लेस देन 3 years। अब रेट्रोफेरेंजियल स्पेस का एक कंटेंट था, वो था लिम्फ नोड ऑफ रूवियर। ठीक है, वो मोस्टली प्रेजेंट होता है चिल्ड्रन में, एडल्ट में वो मोस्टली एट्रोपी हो जाते हैं। उसकी वजह से जो एब्सेस है वो मोर कॉमनली इन द चिल्ड्रन। इसका कॉज क्या हो सकता है? सप्यूरेशन, ठीक है, इन्फेक्शन जिसकी वजह से पस सिक्रेशन होगा, सप्यूरेशन ऑफ द लिम्फ नोड ऑफ रूवियर इन रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। उसके बाद दूसरा कॉजेस क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शंस ऑफ फेरिंग्स लाइक एडिनॉइड्स। ठीक है, जो नियर बाय स्ट्रक्चर होते हैं उनका इन्फेक्शन आ सकता है, एडिनॉइड्स, या फिर नेजोफेरेंजाइटिस। लास्ट में पोस्टीरियर पैरानेजल साइनस इन्फेक्शन। तो पोस्टीरियर पैरानेजल साइनस होते हैं उनका इन्फेक्शन। ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। और लास्ट कॉज है वो है कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी इन पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। ओके, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी इन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, ये सारे कॉजेज होते हैं। सप्यूरेशन ऑफ लिम्फ नोड और रूवियर, इन्फेक्शंस ऑफ द फेरिंग्स, लास्ट में पेनिट्रेटिंग इंजरी इन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। अब ये एटियोलॉजी हो गई। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे? ऑब्वियसली पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में हुआ है तो फेरिंग्स में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो मोस्ट कॉमन वो जो प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है वो होता है डिस्फेजिया, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उसके बाद दूसरा होता है वो होता है स्ट्राइडर ऑफ क्रूपी कफ, टॉर्टिकोलिस, जो हमने दो एब्सेसेस देखे, दोनों में प्रेजेंट था और थर्ड में भी प्रेजेंट है। ठीक है, टॉर्टिकोलिस विच इज बेंडिंग ऑफ द नेक ऑन विच द एब्सेस इज फॉर्म्ड, ठीक है, ड्यू टू द स्पेजम ऑफ प्रीवर्टिब्रल मसल्स। उसके बाद लास्ट है वो है बल्ज इन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। अब रेट्रोफेरेंजियल स्पेस की एनाटॉमी में मैंने बोला था कि रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होती है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या 2 कंपार्टमेंट्स बाय द मिडलाइन फाइब्रस रैफे। ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई एब्सेस फॉर्म हुआ तो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में जो बल्ज आएगा वो यूनिलैटरल बल्ज होगा। और अगर रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के पीछे होती है डेंजर स्पेस और उसके पीछे प्रीवर्टिब्रल स्पेस। ठीक है, तो उन दोनों स्पेसिस में अगर कोई एब्सेस फॉर्म होगा तो उन दोनों की वजह से जो बल्ज आएगा वो होगा बाइलैटरल बल्ज। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस एब्सेस एंड अदर स्पेस एब्सेस विच आर पोस्टीरियरली। दूसरे डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? विद द एक्सरे। ठीक है, उसमें प्रीवर्टिब्रल शैडो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ गैस दिखती है हमें, फिर MRI CT इन सबसे भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके बाद आती है ट्रीटमेंट क्या होगी? मोस्ट कॉमन वो है इंसिशन एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, इंसिशन एंड ड्रेनेज। मोस्ट कॉमनली इट इज डन विदाउट एनेस्थीसिया। ठीक है, जो चाइल्ड होता है उसको सुपाइन पोजीशन में पहले लेटाते हैं, माउथ उसका ओपन रखते हैं, उसके बाद जो उसको चाइल्ड को इंक्यूबेट करते हैं ताकि जो सीक्रेट हुआ पस जो हम ड्रेन कर रहे हैं वो स्टमक में ना जा सके उसकी वजह से। उसके बाद फिर हम इंसिशन देने के बाद जो पस होता है उसको सक्शन कर देते हैं। इंसिशन एंड ड्रेनेज के बाद सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स और लास्ट में ट्रेकियोस्टोमी। जो लार्ज एब्सेस होगा, एब्सेस अगर उसकी साइज़ बहुत बड़ी होगी तो वो
मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, इन द नेजोफेरिंग्स, इन द लैरिंग्स भी हो सकता है, ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद क्रॉनिक रेट्रोफेरेंजियल स्पेस एब्सेस, क्रॉनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, उसकी इटियोलॉजी क्या होगी? अब क्रॉनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस की जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ट्यूबरकुलर, ठीक है, अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होगा, लाइक टीबी ऑफ स्पाइन, सबसे पहले ट्यूबरकुलर इन नेचर, तो वो क्या हो सकता है? कोई इन्फेक्शन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, या फिर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन ऑफ रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स। ओके, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं होता है क्रॉनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। अगर कॉज केरीज ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन हुआ तो जो बल्ज होगा वो यूनिलेटरल बल्ज होगा, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होगा, वो होगा प्रीवर्टिब्रल स्पेस में। और टीबी ऑफ रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड का अगर इन्फेक्शन हुआ तो बल्ज होगा वो यूनिलेटरल होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में बायलैटरल बल्ज, नीचे में यूनिलेटरल बल्ज। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे? तो ऑब्वियस डिस्कम्फर्ट इन थ्रोट, डिस्फेजिया, टीबी ऑफ लिम्फ नोड्स, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में बल्ज दिख सकता है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में बल्जिंग हो सकती है। और डायग्नोसिस किससे कर सकते हैं हम? एक्सरे से। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो ट्रीटमेंट सेम ही रहती है। इंसिशन एंड ड्रेनेज। इंसिशन होती है वो वर्टिकल इंसिशन होती है ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, वर्टिकल इंसिशन ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। और लास्ट इंसिशन एंड ड्रेनेज करने के बाद पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, क्योंकि जो कॉज था वो टीबी इन्फेक्शन था, इसलिए एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। ये हो गई पूरी रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, एक्यूट और क्रॉनिक। अब रेट्रोफेरेंजियल दो स्पेसेस पोस्टीरियरली जिसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमको करना होता है, उसमें है रेट्रोफेरेंजियल और एक प्रीवर्टिब्रल स्पेस। जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस का बल्ज होगा वो यूनिलेटरल, और प्रीवर्टिब्रल स्पेस का बल्ज होगा वो डिफ्यूज बल्ज या बायलेटरल बल्ज। उसमें से अगर लेटरल जो स्पेसेस थी इन द फेरिंग्स, कौन सी? पेरिटॉन्सिलर और पैराफेरेंजियल स्पेस, ठीक है। उसमें से दोनों में जो टॉन्सिल होता है वो मीडियली पुश होता है, पर पैराफेरेंजियल स्पेस में टॉन्सिल मीडियली भी पुश होता है, और हमें बल्ज ऑफ द एक्सटर्नल जॉ भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो पेरिटॉन्सिलर स्पेस में या क्विंजी उसमें देखने को नहीं मिलता बल्ज एट द एक्सटर्नल जॉ। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है बिटवीन द स्पेसेस ऑफ द फेरिंग्स।